मसल्स ह्यूमन फिजियो में हो जाता है, न्यूरॉन हो जाता है। तो कल तो खत्म कर देंगे अपन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू। अभी कितने चैप्टर बाकी हैं तुम्हारे टोटल? प्लांट किंगडम, एनिमल, चलो इसके जस्ट बाद में एनिमल किंगडम अभी शुरू कर देंगे, मतलब इसी वीक में शुरू कर देंगे अपन। स्ट्रेटेजी और लिविंग वर्ल्ड, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम तो क्या शुरू हो जाएगा अभी, और एक बचा स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यू। टिश्यू क्या होगा, उसकी क्या डेफिनेशन है? वो वाला डेफिनेशन जो तुम प्लांट वाली लगाओगे वो नहीं लगाना है, ठीक है ना? प्लांट वाली डेफिनेशन यहां पर अप्लाई नहीं करनी है। तो यहां पर बोलेंगे हम ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेल्युलर फ्लूइड which is specialized in structure and performs specific functions. ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेल्युलर फ्लूइड, यानी एक तो सेल का ग्रुप होगा और साथ में सेल के बीच का फ्लूइड होगा, जिसको अपन मैट्रिक्स कह सकते हैं। इंटरसेल्युलर फ्लूइड को और क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। तो ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेल्युलर फ्लूइड और मैट्रिक्स विच इज स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जिनका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, स्पेशलाइज्ड है, और फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेल्युलर फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब यहां पर ये कहना चाहता है कि सेल भी अलग होगी, इंटरसेल्युलर फ्लूइड मैट्रिक्स भी अलग होगा, और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको बोलेंगे टिश्यू। एनिमल टिश्यू वैसे 4 टाइप के हो गए। एनिमल टिश्यू में प्लांट के टिश्यू 2 टाइप के थे, मैरिस्टेमेटिक और परमानेंट। यहां पे 4 टाइप के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड जो टिश्यू है वो है मसल्स, और फोर्थ है नर्वस टिश्यू, जिसको हम कह सकते हैं न्यूरॉन। एपिथेलियल टिश्यू 10% बॉडी वेट बनाएगा, जो हमारा बॉडी वेट है उसका 10% पार्ट बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू 30% बनाएगा। मसल्स के लिए तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है 50% बनाएगा, और नर्वस टिश्यू जो है वापस 10% बनाएगा। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो इक्वल वेट में जाने वाले हैं? एपिथेलिया और नर्वस टिश्यू। सबसे ज्यादा वेट हो गया मसल्स का, है ना, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू। ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली है। तो ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, मसल्स हो गया। मसल्स 3 टाइप की होती है ना, स्केलेटन, कार्डियक और स्मूथ मसल्स।
वो तीनों उसमें आ जाता है। न्यूरॉन्स में न्यूरॉन से न्यूरोग्लिया, ये भी पढ़ लेते हैं। अब बचा दो ही है इसमें, एक तो एपिथीलिया और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। करें शुरू? जल्दी करो। डन। सबसे फर्स्ट टिश्यू है एपिथीलिया। एपिथीलियल जो टिश्यू है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इसको बोलते हैं सिंपल एपिथीलिया, और दूसरा कौन सा है? कंपाउंड एपिथीलिया। सिंपल एपिथीलिया का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और कंपाउंड का मतलब है टू और मोर लेयर। वी कैन से मल्टी लेयर्ड, जिसको आप मल्टी लेयर्ड भी कह सकते हो। जो सिंपल है, जो सिंगल लेयर वाली है, ये कहां पर मिलेगी? फाउंड एट इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये सीधा सीधा क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि सिंपल वाला टिश्यू कहाँ मिलेगा? सिंपल वाला टिश्यू बॉडी कैविटी, बॉडी की डक्ट्स और बॉडी की ट्यूब्स को कवर करता हुआ मिलेगा। जबकि जो कंपाउंड है, मल्टी लेयर्ड है, ये मिलेगा आउटर साइड ऑफ द बॉडी, फाउंड एट आउटर साइड ऑफ बॉडी, एज प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो सिंपल वाला है, इसके फंक्शंस क्या हैं? इसका प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन तो है ही है, इसके अलावा सीक्रीशन, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन। और अगर इनके कंपाउंड के फंक्शंस की बात करें तो वही प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन, बट वेरी लेस और लिमिटेड सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहां पे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे प्राइमरी लेयर ऑफ द एपिथीलिया have a protective function with secretion and absorption, whereas compound epithelia is a primary function as a protection but no secretion and absorption. तो false हो जाएगा, no secretion and absorption नहीं आएगा, limited secretion and absorption आएगा। ये word आना बहुत ज़रूरी है। यानी जो मल्टी लेयर्ड होगा उसका बहुत कम काम secretion और absorption है, इसका मेन secretion absorption भी हो सकता है और protection भी हो सकता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल एपिथेलिया एंड कंपाउंड एपिथेलिया। आप कंपाउंड को एक नाम और दे सकते हो, स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड का एक नाम और हो सकता है स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल का मतलब हो गया एक लेयर होगी सेल की, तो सिंपल हो गया। दो से ज़्यादा लेयर हो जाएगी, दो या दो से ज़्यादा हो जाएगी तो कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। सिंपल बॉडी में कहाँ कहाँ मिलेगा? सिंपल बॉडी में जहाँ जहाँ हमारी कैविटीज़ है वहाँ मिलेगा, इसके अलावा डक्ट्स में मिलेगा,
इसके अलावा ट्यूब्स में मिलेगा। बॉडी कैविटी में मिलेगा, डक्ट्स में मिलेगा, ट्यूब्स में मिलेगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे बॉडी कैविटी है कौन सी, ये कहाँ मिलेगा? जिसको कहते हैं सिलोम। हमारी बॉडी की एक कैविटी है जिसका नाम है सिलोम, जिसको हम यू सिलोम कहते हैं, या हमारी वो एंटेरोसील होती है, उसके अंदर मिलेगा। उसकी कवरिंग को कहते हैं मेसेनकाइम। उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? मेसेनकाइम, या फिर और क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। उसको पेरिटोनियम भी कहते हैं। तो ऐसे पेरिटोनियम मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? डक्ट्स में, जैसे सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट होती है, पैनक्रियास की डक्ट होती है, उस डक्ट में मिलेगा। और ट्यूब्स में यानी ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर के फॉर्म में मिलेगा। याद रहेगा क्या? हमारी बॉडी की कैविटी में मिलेगा जिसको हमने कहा सिलोम। डक्ट में मिलेगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनकी डक्ट्स होती है उसके अंदर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग है उसमें भी मिलेगा। तो ट्यूब्स में भी मिलेगा। तो ये क्या क्या काम कर सकते हैं? प्रोटेक्शन तो करेंगे करेंगे, साथ में सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। जो मल्टी लेयर्ड है वो कहाँ मिलेगा? आउटर साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर की लेयर जो है वो कंपाउंड होती है। इसका मेन जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, लेकिन इसके अलावा वेरी लेस और लिमिटेड सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। अगर हम अपनी स्किन के ऊपर क्रीम लेके रब कर देते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। एक टाइम के बाद में एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी क्रीम लेके रब करते हो तो एब्जॉर्ब हो गया। ज़्यादा क्रीम लगाओगे, रब करोगे तो वाइट वाइट लेयर ऊपर दिखने लग जाएगी। यानी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम एब्जॉर्प्शन है वहाँ पे। सीक्रेशन भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह वो जो है वो तो डक से निकलती है, ग्लैंड से निकलती है। लेकिन इसके जो खुद के सीक्रेशंस हैं वो बहुत कम लेयर पर होते हैं, बहुत मिनिमम लेवल पर होते हैं। इसका मतलब सीक्रेशन बहुत कम, एब्जॉर्प्शन बहुत कम। डन? हाँ, मल्टी लेयर्स में होती है वो। हमने लिखा ना इसको मल्टी लेयर। जैसे सपोज करो ये ह्यूमन की बॉडी है ना, मान लिया अपने कि ये ह्यूमन की बॉडी है। तो ह्यूमन की बॉडी में एपिथीलिया कहाँ कहाँ पर है? जैसे मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल मैंने बनाया, ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन वगैरह है। इन सबको देखेंगे, अगर अपन इन सबको देखते हैं तो एपिथीलिया कहाँ है? एक तो एपिथीलिया सबसे बाहर है। एपिथीलिया कहाँ है? एक तो सबसे बाहर। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है स्किन, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया। एक तो यहाँ है। दूसरा, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग भी है। अंदर के ऑर्गन्स की कवरिंग भी है, यानी ये भी एपिथेलिया है। इसके अलावा ऑर्गन के अंदर की लेयर भी है, वो भी एपिथेलिया है। ऑर्गन के अंदर की तरफ भी जो लेयर है वो एपिथेलिया है। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब एपिथेलिया कहाँ कहाँ है हमारी बॉडी में? तो एपिथेलिया सबसे बाहर भी है, बॉडी की कैविटीज़ में भी है, डक्ट्स में भी है, ट्यूब्स में भी है, ऑर्गन की कवरिंग भी और ऑर्गन की इनर कवरिंग भी है। ये सब एपिथेलिया है। अगर तुम्हें रिवाइज कराता हूँ तो देखिए, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस एंड सेरोसा, ये ना 4 लेयर है। यू नो अबाउट सेरोसा? सेरोसा 2 लेयर से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। और जब हमने एपिथेलिया हटा दिया था ना, तो उसका नाम सेरोसा नहीं ट्यूनिका एडवेंशिया कर दिया था, जो कि ईसोफेगस में होता है। याद करो थोड़ा सा। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ऊपर एपिथेलिया होगा तब तो आप उसको बोलोगे सेरोसा। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलिया हटा दो तो जो बच गया उसका नाम है ट्यूनिका एडवेंशिया। इसी वजह से एनसीईआरटी ने वहां पर एक लाइन लिखी, द ईच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल शोज मॉडिफिकेशन एट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है। याद करो। फिर तुम्हें म्यूकोजा याद है? इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा। म्यूकोजा की मैंने 3 लेयर बताई थी, एपिथेलिया, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्क्यूलरिस म्यूकोजा। याद करो। तो सबसे अंदर वाली भी क्या थी? एपिथेलिया थी। यानी स्टमक के सबसे अंदर भी एपिथेलिया, स्टमक के सबसे बाहर भी एपिथेलिया, और स्किन के ऊपर भी, स्किन इज ऑल्सो एपिथेलिया। तो यानी बॉडी को कवर करने वाला भी एपिथेलिया, अंदर के ऑर्गन को कवर करने वाला भी एपिथेलिया, और ऑर्गन के अंदर वाला भी एपिथेलिया।
अब हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है कि बाहर तो चलो ठीक है, मान लिया प्रोटेक्शन के लिए है, अंदर क्या चाहिए, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, एक्सटर्नल जर्क जो होते हैं ना, शॉक वगैरह होते हैं, उनसे बचाने के लिए चाहिए, और बॉडी फ्लूइड से प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए। ये वाला जो है ना, जिसको मैंने कहा बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स, ये यहां पर क्यों है? क्योंकि हमको हमारे ऑर्गन्स को किससे बचाना है? बॉडी फ्लूइड से बचाना है। यू नो व्हाट गैस्ट्रिक जूस, HCl एंड पेप्सिन, दो मेन उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या वो हमारे म्यूकोसा को डाइजेस्ट कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। तो क्या उनको बचाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बचाने की जरूरत है। इसका मतलब ये किससे बचा रहे हैं? ये किससे बचा रहे हैं? ये बचा रहे हैं बॉडी फ्लूइड से। ये किससे बचा रहे हैं? ये बचा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो अब नीट में दो तरह के, यानी प्रोटेक्शन दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो कुछ तो प्रोटेक्शन में भी फर्क होगा। ये कौन सा प्रोटेक्शन है? फ्रॉम बॉडी फ्लूइड। ये कौन सा प्रोटेक्शन है? फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्लियर हुआ? फ्रॉम बॉडी फ्लूइड, और ये एनवायरमेंट फैक्टर्स। इजी? हटा दूं क्या? डन? तो देखो एपिथीलिया की बात करते हैं। एपिथीलिया में सबसे ऊपर वर्ड लिखा है एपी। एपी का मतलब होता है अपर। और जब हम बात करते हैं थीलिया की, तो थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ या फिर लेयर कहते हैं। तो जो अपर ग्रोथ है या अपर लेयर है, उसको अपन ने हमें क्या बोला है? एपिथीलिया बोला है। जनरली फाउंड ऑन कनेक्टिव टिश्यू, जनरली फाउंड ऑन कनेक्टिव टिश्यू, हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट इन एपिथीलिया। एपिथीलिया में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। तो फिर ये न्यूट्रिशन कहां से लेगी? न्यूट्रिशन रिसीव्स फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये न्यूट्रिशन लेने वाली है कनेक्टिव टिश्यू से, लेकिन किसके थ्रू लेने वाली है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू लेने वाली है। तो सपोज करो कि ये एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर हो गई, और नीचे होता है इसके एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर हमेशा कौन ग्रो करता है? एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता है। तो ये हो गया मान लो कनेक्टिव टिश्यू, और ये है एपिथेलिया। इन दोनों के बीच में एक लेयर आएगी जिसको अपन बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं बेसल लैमिना और एक को बोलते हैं फाइब्रस लैमिना।
एक है बेसल लेमिना और एक होता है फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना एपिथीलिया से सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड फ्रॉम एपिथीलिया। और ये जो फाइब्रस लेमिना है इसको कौन सीक्रेट करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू निकालेगा वो है फाइब्रस लेमिना। ये जो एपिथीलियन है जो बेसल लेमिना निकाला है ये है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये है म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। और इसमें क्या होता है? कोलेजन फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, इसलिए नाम है फाइब्रस लेमिना। तो एपी का मतलब है अपर, थीलिया का मतलब है ग्रोथ या फिर मेम्ब्रेन या फिर लेयर। ऊपर ग्रो करने वाली लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं? एपिथीलिया कह रहे हैं। और ये हमेशा किसके ऊपर ग्रो करेगी? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगी। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथीलिया के बीच में एक मेम्ब्रेन आएगी, एक लेयर आएगी जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ, इसने भी निकाला उसने भी निकाला, दोनों ने मिलके। नहीं नहीं नहीं, केमिकल है ना पूरा, देखो हमने लिखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट हो गए, एक का नाम है बेसल लेमिना, एक का नाम है फाइब्रस लेमिना। जो बेसल लेमिना है वो निकाला एपिथीलियन है, उसमें क्या है देखो? म्यूकोपॉलीसैकेराइड और साथ में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। अब पूछो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन है? पूछो। हाइलुरोनिक एसिड। कौन सा है ये हाइलुरोनिक एसिड है। और हाइलुरोनिक एसिड इज कॉल्ड एनिमल सेल सीमेंट। ये तो एनिमल की सेल्स को चिपकाने के लिए होता है, ठीक है ना? तो वो तो इसने निकाल दिया एपिथीलिया ने। नीचे से क्या क्या आ गए? कोलेजन फाइबर आ गए, रेटिकुलेट फाइबर आ गए, दोनों ने मिलकर एक कंबाइंड लेयर बना दी जिसका नाम रख दिया हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ब्लड वेसल किस में है? ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू में है, एपिथीलिया में ब्लड वेसल्स नहीं है। तो क्या होगा? इसके अंदर है कनेक्टिव टिश्यू में, ये निकालेगा न्यूट्रिशन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको फिल्टर करके एपिथीलियल सेल्स तक पहुंचाएगी। इसका मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन ने क्या किया है? न्यूट्रिशन को फिल्टर किया है और एपिथेलियल सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय डिफ्यूजन। न्यूट्रिशन में जो जो रिक्वायरमेंट है, सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जितने भी चाहिए, ये फिल्ट्रेशन सरफेस है। ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करे बट उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो करे बट उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं हो, उसको कहेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलिया। उस एपिथेलिया का नाम क्या होगा? ट्रांजिशनल एपिथेलिया। एंड दैट एपिथेलिया इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर, और वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। तो ऐसा एपिथेलिया जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलिया। एपिथेलिया ऐसा टिश्यू है जो तीनों एम्ब्रियोनिक डर्म से बन सकता है। तुम्हें पता है कि हमारी जो मसल्स है वो दो डर्म से बनती है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बनती है। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन बट आई मसल्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। तो हमारा जो मसल्स है वो मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बनता है, ज्यादातर मेसोडर्म से, और आई के मसल जो है वो एक्टोडर्म से बनता है। न्यूरॉन एक्टोडर्म से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बनता है, बट एपिथेलिया अकेला ऐसा टिश्यू है जो तीनों डर्म से बनता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बनता है। ऑल एम्ब्रियोनिक डर्म डेरिवेटिव टिश्यू इज एपिथेलिया। तो originated from all
एम्ब्रियोनिक डम्प्स, सारी एम्ब्रियोनिक डम्प से बनने वाला है। हमेशा फंक्शन के बेसिस पे होता है। हो गया? डन। अच्छा, एक्टोडर्म से क्या बनेगा? हमने बोला कि तीनों डर्म से बनने वाला है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों डर्म से बनेगा। तो जो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव है वो है स्किन। एक्टोडर्मल डेरिवेटिव क्या है? स्किन। आप स्किन को क्या बोल सकते हो? डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, कुछ भी बोल सकते हो आप। स्किन को एपिडर्मिस कह सकते हो। और मेसोडर्म से क्या बनता है? मेसोडर्म से बनता है मेसोथीलिया। मेसोथीलिया का क्या होता है? इसको हम पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। और एंडोडर्म से बनता है एंडोथीलिया, और एंडोथीलिया को हम ट्यूनिका इंटरना भी कह सकते हैं। आप इसको और क्या कह सकते हो? ट्यूनिका इंटरना। यानी तीनों एम्ब्रियोनिक डर्म से बनेगा। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस यानी स्किन बन जाएगा। स्किन हमारी एक्टोडर्मल ओरिजिन है। मेसोडर्म से बन रहा है मेसोथीलिया, या जिसको पेरिटोनियम कह सकते हैं, विसरल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम आप इसको कह सकते हो। और एंडोथीलिया, एंडोडर्म से क्या बनेगा? एंडोथीलिया। यू नो अबाउट द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज एंडोथीलिया, एंड द कैपिलरी इज ओनली कंपोज फ्रॉम द एंडोथीलिया। एंडोथीलिया का एक नाम और है ट्यूनिका इंटरना, है ना? तो इसका मतलब ये तीनों लेयर से मिलकर बन सकता है। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे अपन सिंपल एपिथीलिया। सिंपल एपिथीलिया के जो टाइप्स हैं वो किस बेसिस पर है? बेस्ड ऑन सेल शेप, बेस्ड ऑन सेल शेप एंड देयर फंक्शन। सेल के शेप मेन है और उनके फंक्शन के बेसिस पे हमने सिंपल एपिथीलिया को डिवाइड कर रखा है। सिंपल एपिथीलिया का फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वामस। सुना होगा तुम लोगों ने, सिंपल स्क्वामस एपिथीलिया। इसके अलावा और कौन सा आता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलिया। नाम से पता चल रहा होगा तुम्हें, देखो शेप दिखाई दे रहा है। तीसरा है सिंपल कॉलुमनार एपिथीलिया। इसके अलावा जो डी है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया। इसके अलावा जो इसमें टिश्यू आएगा वो है ग्लैंड्यूलर एपिथीलिया। और इसके अलावा एक और टिश्यू इसमें याद रखना है, वो है सीलिएटेड एपिथीलिया। नहीं, वो ग्लैंड की डक्ट आती है, सिर्फ ग्लैंड्स नहीं आएगी। क्या आएगी वो? कंपाउंड में याद रखना है भाई। जब भी सुनो इधर, जब भी ग्लैंड आएगा तो तुमको याद रखना है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलिया। और जब आएगा ग्लैंड की डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट, पैनक्रियास की डक्ट, तो तुमको याद रखना है कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथीलिया। याद रहेगा? अगर खाली ग्लैंड आता है तो तुम याद रखोगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलिया। और जब आता है ग्लैंड की डक्ट, जैसे पैनक्रिएटिक डक्ट है ना, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट आती है, तो क्या याद रखोगे? कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथीलिया। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्शन के साथ में। सिंपल क्यूबॉइडल इन द ग्लैंड और कंपाउंड क्यूबॉइडल इन देयर डक्ट्स। तो इनमें शेप के बेसिस पे हमने इतने सारे कैटेगरीज के बना रखी है। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ग्लैंड्यूलर एपिथीलिया भी इसी में आएगा, और सीलिएटेड एपिथीलिया भी इसी में आएगा।
डन। सबसे पहले तुम्हें ये डिवीजन सारे पता होना चाहिए कि किस में क्या आ रहा है, सिंपल में क्या है, क्यूबॉइड, कॉलमनार, उसमें कंपाउंड में कौन कौन से आएंगे। और सिंपल को हमने जो क्लासीफाई किया है वो किस बेस पे किया है, प्राइमरीली उनके सेल के शेप के बेस पे किया, और दूसरा क्या हो सकता है उनका फंक्शन। इसलिए मैंने स्टार लगाया, मतलब दोनों अगर एक साथ हैं और एक चॉइस हो तो हम सेल के शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेल के शेप के बेसिस पे हम लोग इसको प्रायोरिटी देने वाले हैं। इजी। तो वापस एक बार मेरे को रिवाइज करा दो, बता दो फटाफट कि एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू पर ग्रो करेगा, कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो करेगा, है ना। और कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलिया के बीच में क्या मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट हैं, फाइब्रस लेमिना और बेसल लेमिना। बेसल लेमिना कौन निकालेगा, एपिथेलिया निकालेगा। फाइब्रस कौन निकालेगा, कनेक्टिव निकालेगा। बेसल लेमिना का मेन चीफ केमिकल कौन सा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसको आपने और क्या बोला, हाइलुरोनिक एसिड बोला, और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। और फाइब्रस लेमिना क्या निकालने वाला है, कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलेट फाइबर निकालने वाला है, और ये मिलकर बेसमेंट बनाएंगे। बेसमेंट का एक काम और है, क्या काम है, फिल्टर, न्यूट्रिशन को फिल्टर करके एपिथेलिया की तरफ डिफ्यूज करना, ये उसका मेन काम है। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होती है, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू में ये बताओ, सिंपल वाला जो एपिथेलिया है वो बॉडी में कहां मिलेगा, डक्ट्स में मिलेगा, बॉडी कैविटीज में मिलेगा, और ट्यूब्स में मिलेगा। ये तीन नाम तो यार, डक्ट्स, कैविटीज और ट्यूब्स। क्या काम करेगा यहाँ पे, प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। लेकिन ये प्रोटेक्शन किससे है, बॉडी फ्लूइड से इसका प्रोटेक्शन है सिंपल। और कंपाउंड क्या मिलेगा, बॉडी के आउटर साइड में मिलेगा। किससे प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल फैक्टर से। नो सीक्रेशन नो एब्जॉर्प्शन, लिमिटेड सीक्रेशन लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, या लेस सीक्रेशन और लेस एब्जॉर्प्शन, यानी सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन जरूर है इसका। है इजी, नहीं है इजी, बिल्कुल आसान है। और कितने टाइप का एपिथेलिया है, दो, सिंपल और कंपाउंड। सिंगल लेयर वाला सिंपल, मल्टी लेयर वाला कंपाउंड। सिंगल लेयर का मतलब एक सिंगल सेलुलर लेयर होगी, इसके जो टाइप होंगे वो सेल के शेप पे डिसाइड होंगे, जो सेल का जो शेप होगा उस पर होगा। और दूसरा क्या हो सकता है साथ में, फंक्शंस पे। तो सबसे पहला है देखो, सिंपल स्क्वामस। सबसे पहला मैंने लिखा है सिंपल स्क्वामस। मैंने एक वो पैनल भेजी है ना, वो लगा देना। सेल्स है फ्लैट, न्यूक्लियस फ्लैट, और बाउंड्रीज इरेगुलर। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, मतलब ये की पॉइंट्स हैं जिसको देख के आप लोग इसका आंसर निकालोगे। सेल्स फ्लैट है, न्यूक्लियस फ्लैट है, बाउंड्रीज कैसी होती है, इरेगुलर होती है। दूसरा, टाइल लाइक अरेंजमेंट होता है। टाइल लाइक अरेंजमेंट को कहते हैं पेवमेंट। और वेवी अरेंजमेंट होता है, वेवी अरेंजमेंट को कहते हैं टेसेलेटेड।
और ये नॉन सीलेटेड होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा कैसा होता है, नॉन सीलेटेड। कभी भी स्क्वामस पे तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, सीलिया नहीं मिलेगा, ये हमेशा नॉन सीलेटेड होता है, ठीक है। इसके फंक्शंस जो तुम्हें याद रखने हैं वो है सीक्रीशन, नहीं ओके, मतलब डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, और तीसरा आप जो डाल सकते हो वह है फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस फॉर्मेशन। अच्छा, जब मैं बोलता हूं डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन जो होगा वो गैस का होगा। जब ये गैस का होगा तो वो एल्वेली होगा, यानी एल्वेलाई का जो टिश्यू है वो कौन सा वाला है, सिंपल स्क्वामस है। और फिल्ट्रेशन जब हम बात करते हैं तो क्या बॉमन्स कैप्सूल की बात करते हैं क्या? तो हम बॉमन्स कैप्सूल की बात करते हैं, साथ में ग्लोमेरुलस की भी बात भी करते हैं। और फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर बनानी है तो हम बात करते हैं एंडोथीलिया ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलिया ऑफ ब्लड वेसल भी फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करेगी। सिक्रीशन और हाँ, डिफ्यूजन गैस का हो सकता है, बट गैस का कभी सिक्रीशन नहीं हो सकता, सिक्रीशन फ्लूइड्स के लिए होते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस सेल्स कैसी है, फ्लैट है, न्यूक्लियस कैसा है, फ्लैट है, और बाउंड्रीज कैसी है उसकी, इरेगुलर है। ये 3 पॉइंट है, इसके की पॉइंट है जो ध्यान रखना है तुम्हें। टाइल के जैसा अरेंजमेंट है जिसको पेवमेंट कहते हैं, वेव जैसा अरेंजमेंट है जिसको अपन ने टिसलेटेड बोला, और इनमें कभी भी सीलिया नहीं होगा। फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन है उसका गैस का, और वो भी कहां पर है, एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वेलाई, एल्वेलर सैक जिसको बोलते हैं, जिनको न्यूमोसाइट्स फर्स्ट भी कहते हैं, न्यूमोसाइट फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन बॉमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस मिलके करता है। क्या तुम्हें याद है पोडोसाइट्स आर मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया? अगर नहीं पता है तो लिख देना, पोडोसाइट्स आर मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है। ये बॉमन्स कैप्सूल के इनर लेयर होती है। पोडोसाइट्स are modified squamous epithelia। फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए क्या हो गया, ब्लड वेसल की इनर मोस्ट वॉल। बड़े चैप्टर की एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे सर? अभी आने दो, अभी रिवीजन जब शुरू होगा तो सब एनसीईआरटी सब आ जाएगी। रिवीजन की बात चल रही है कि एनसीईआरटी, बड़े बड़े चैप्टर की एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, तो अपन यही पढ़ देंगे सबसे पहले, बड़े चैप्टर की एनसीईआरटी। डन। तो स्क्वामस की सेल्स फ्लैट है, न्यूक्लियस, बाउंड्रीज रेगुलर है। बस ये ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। वो जानबूझ के क्या क्या करते हैं कि स्टूडेंट में थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, फ्लैट सेल, फ्लैट न्यूक्लियस एंड रेगुलर बाउंड्री, बस ठोक दिया, सही है। जबकि वो देखा नहीं, वो रेगुलर नहीं, वो इरेगुलर होना चाहिए वहाँ पे। तो जहाँ पे जल्दबाजी में पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है ना, वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी करनी है अपने को। हाँ, नॉट भी लगा देगा, इरेगुलर मतलब नॉट रेगुलर वाला भी होगा तो वो भी ट्रू जाएगा। तो इरेगुलर को वो रेगुलर कर देगा, नॉट इरेगुलर और फॉल्स हो जाएगा। ऐसे यही तो गड़बड़ियाँ करते हैं सर। हम जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं।
हाँ, पहले 2 मिनट सोचा, नॉट इनकरेक्ट। ऐसा पेपर मैंने बनाया भी नहीं था, ये मैं नहीं बनाता ऐसा पेपर। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, सब में नॉट इनकरेक्ट। ये हटा दूं? जल्दी करो, फिर कल फिर अपन एनिमल किंगडम शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम लगाने से मतलब क्या, क्योंकि मेन हाँ बिल्कुल, अभी एपिथेलिया खत्म कर देंगे अपन। ये देखो, ये डायग्राम है एनसीईआरटी वाले, ठीक है ना। इस एनसीईआरटी वाले डायग्राम में ये वाला जो है देखो, ए कौन सा दिया हुआ है इन्होंने? स्क्वामस दे रखा है। और ये सारे कौन है? सिंपल एपिथेलियम है। ये सारे कौन से सिंपल एपिथेलियम है? सिंपल एपिथेलियम देखो तुम, सेल्स की सारी सिंगल लेयर नजर आ रही है, सेल्स की सारी सिंगल लेयर नजर आ रही है। तो जो सिंगल लेयर वाले हैं वो कौन से होंगे? सिंपल एपिथेलिया। इसमें कौन कौन सा है? फर्स्ट स्क्वामस दिखा रखा है, सेकंड वाला क्या दिखा रखा है? क्यूबॉइडल दिखा रखा है, थर्ड वाला क्या दिखा रखा है? कॉलमनार दिखा रखा है, और फोर्थ वाला कॉलमनार सेल बियरिंग सीलिया, यानी फोर्थ वाला सीलिएटेड दिखा रखा है, दिखा रखा है यहाँ पे। तो 4 टाइप के तो तुम्हारे सामने नजर आ रहे हैं। अब इसको तुम गौर से देखो, ये जो दिखाया है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है? ये फ्लैटेंड सेल। मैंने अभी क्या लिखा था कि सेल कैसी होनी चाहिए? फ्लैट होनी चाहिए। इसके बाद में इनका न्यूक्लियस भी कैसा है? फ्लैट है। जब सेल फ्लैट है तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस राउंड कैसे होगा? न्यूक्लियस भी कैसा होगा? फ्लैट होगा। और फिर ऊपर टॉप सरफेस देखनी है, इनकी जो बाउंड्री है उसका कोई शेप नहीं है, कहीं पर भी इनकी बाउंड्री का कोई शेप नजर नहीं आ रहा है कि भाई ये कोई फिक्स शेप में है, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसका मतलब कैसा हो गया? इररेगुलर बाउंड्री हो गया, इररेगुलर बाउंड हो गया। और तुम यह देख सकते हो, क्या ये एकदम स्ट्रेट है? नहीं, ये तो स्ट्रेट नहीं है। देखो ये वेव्स नजर आ रही है यहाँ पे, तो ये देखो तो वेवी है। इस वेवी को हमने क्या बोला था? टिसेलेटेड। तो जो जो डायग्राम के अंदर सारे पॉइंट्स निकले हुए ना, हमने लिख दिया सारा, ठीक है। तो टाइल जैसा अरेंजमेंट, इरेगुलर बाउंड्री, फ्लैट सरफेस, फ्लैट न्यूक्लियस एंड वेवी, ठीक है। और फंक्शन मैंने तुम्हें बता ही दिया। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है इनका? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, एल्वेलाई, ठीक है, बॉमन्स कैप्सूल, और उसके अलावा एंडोथीलिया ऑफ द ब्लड वेसल। डन। चलो अब आता है क्यूबॉइडल, सेकंड। और जो थर्ड है वो है कॉलमनर। तो पहले क्यूबॉइडल लिखेंगे। ऑब्वियसली बात है, बताओ सेल्स कैसी होगी? क्यूब लाइक, क्यूब लाइक सेल्स होगी। दूसरा राउंड न्यूक्लियस, राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर। न्यूक्लियस कैसा होगा? राउंड होगा, और वो भी कहां पर होगा? बिल्कुल सेंटर के अंदर होगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन है सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले, क्या तुम्हें थायराइड फॉलिकल नाम सुना है? तो जो थायराइड के फॉलिकल्स हैं वो यही होते हैं। थायराइड के फॉलिकल्स हमेशा क्यूबॉइडल एपिथेलिया होते हैं। थायराइड फॉलिकल्स आर क्यूबॉइडल, तो वी कैन से इट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलिया, इट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलिया। क्या तुम्हें टेस्टिस और ओवरी याद है? वो तुम बोल ही नहीं सकते। खैर, टेस्टिस और ओवरी में तुम्हें जर्मिनल एपिथेलिया याद है? वो सारे क्या होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलिया। तो यानी जर्मिनल एपिथेलिया इज आल्सो क्यूबॉइडल। तो जर्मिनल एपिथेलिया इज आल्सो क्यूबॉइडल। अच्छा, इसके अलावा अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, तुम्हें पीसीटी डीसीटी याद है? पीसीटी और डीसीटी अगर तुम्हें याद है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब जिसको अपन कहते हैं। तो पीसीटी में माइक्रोविलाय होता है, माइक्रोविलाय कंटेनिंग पीसीटी में होता है, और डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल होता है। तो ये बात जो पीसीटी वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। माइक्रोविलाय कंटेनिंग क्यूबॉइडल को कहेंगे ब्रश बॉर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर कहेंगे। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया दो तरह का होता है।
क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, क्यूबॉइडल वाला पीसीटी, कॉलमनार वाला इंटेस्टाइन, ठीक है। कॉलमनार ब्रश बॉर्डर इन इंटेस्टाइन एंड क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इन पीसीटी। 70 to 80% न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? यहीं पर होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी। ऑलमोस्ट ऑल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सब कहाँ होता है? पीसीटी। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। तो क्या ये तुम्हें याद रहेंगे? रहने पड़ेंगे। अच्छा एक बार बताओ, यहां पे जो थायराइड फॉलिकल है ये कौन से फंक्शन को प्रूव कर रही है? सीक्रीशन। यहां पे थायराइड फॉलिकल क्या प्रूव कर रही है? सीक्रीशन, है ना। और पीसीटी का माइक्रोविलाई क्या प्रूव कर रहा है? एब्जॉर्प्शन। तो दोनों फंक्शन आ गया, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। और टेस्टिस और ओवरी है, ये क्या क्या प्रूव कर रही है? जर्मिनल एपिथेलिया, यानी जिसको अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, और सीक्रेशन भी करती है ये। जैसे सर्टोली सेल है, ग्रोथ फैक्टर निकालती कि नहीं निकालती है? तो सीक्रेशन भी कर सकती है। कौन सी वाली? ब्लड ब्रेन बैरियर? तो टेस्टिस, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। वो सारे कौन होती है? क्यूबॉइडल, सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स क्या होती है? क्यूबॉइडल। अच्छा अगर आपसे पूछे कलेक्टिंग डक्ट में कौन सा टिश्यू है, क्या जवाब दोगे? गड़बड़। जो डीसीटी में होगा वो का वो कलेक्टिंग डक्ट में होगा। कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी का टिश्यू सेम होता है। चलो अब आते हैं कॉलमनार पे। कॉलमनार कैसी होगी? टॉल स्लेंडर सेल, और वी कैन से इलोंगेटेड सेल। ये टॉल और स्लेंडर वाला वर्ड याद रखना है। टॉल स्लेंडर सेल्स कॉलमनार होती है। न्यूक्लियस इनका ओवल शेप का होता है, लेकिन न्यूक्लियस इनका सेल के बेस पर होता है, फाउंड एट बेस साइट। तो फिर से बताओ, स्क्वामस की सेल कैसी थी? स्क्वामस की सेल थी फ्लैट, और न्यूक्लियस फ्लैट। क्यूबॉइडल की सेल क्यूब लाइक, न्यूक्लियस राउंड और बिल्कुल सेंटर में। कॉलमनार की सेल टॉल स्लेंडर, न्यूक्लियस ओवल शेप, लेकिन किधर? बेस की तरफ। ठीक है। और जो कॉलमनार सेल्स है इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉलमनार सेल्स के एग्जाम्पल में अगर मैं माइक्रोविलाई कंटेनिंग बोलूं तो क्या आएगा? माइक्रोविलाई कंटेनिंग को क्या मैं ब्रश बॉर्डर कह सकता हूं? इसको हम ब्रश बॉर्डर कह सकते हैं। और ब्रश बॉर्डर वाला जो माइक्रोविलाई कंटेनिंग है वो एलिमेंट्री कैनाल में होगा, और एलिमेंट्री कैनाल में भी स्टमक और इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और इनके भी अगर फंक्शंस पूछ लिए जाए तो भी क्या होगा? सीक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये याद रखना है, माइक्रोविलाई वाला कॉलमनार, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है। ये टिश्यू में दे रखा है, इसलिए कई बच्चे ये सोचते हैं कि स्टमक में माइक्रोविलाई क्यों आएगा, लेकिन जब एनसीईआरटी ने दे रखा है तो आएगा। ठीक है, जब एनसीईआरटी ने दे रखा है तो आएगा। ह्यूमन की बॉडी में हो नहीं हो, एनसीईआरटी में है मतलब वही आएगा। तो माइक्रोविलाई स्टमक में भी होता है। माइक्रोविलाई एज पर एनसीईआरटी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में भी और लार्ज में भी होता है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में तो वैसे भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होते बट माइक्रोविलाई होते हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई तो नहीं होते बट माइक्रोविलाई होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी होते हैं और माइक्रोविलाई भी होते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक रुगेज और माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। डन।
बढ़ाऊं या कम करूं? बढ़ा दूं। हो गया? कल स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, आज खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट। जिस स्पीड में चलेंगे तो हो जाएगा। हटा दूं? अच्छा ध्यान रखना, ये कॉकरोच और फ्रॉग वगैरह जो भी है ना, वो सब एनिमल किंगडम में ही पढ़ने वाले हैं अपन। इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वो एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा के साथ ही फ्रॉग करेंगे, वो कॉकरोच करेंगे। एम्फीबियन में फ्रॉग पढ़ लेंगे। चले, अब देखो ये दूसरा डायग्राम जो दे रखा है, क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल में क्या लिखा हुआ है? क्यूब लाइक सेल्स है, दिख रहा होगा तुम्हें, लाइक एज ए क्यूब। और क्यूब लाइक सेल में न्यूक्लियस भी कैसा है? राउंड, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर के अंदर है। और यहां पे देखो तीसरा जो दे रखा है कॉलमनार है। कॉलमनार कैसे दिख रही है? टॉल सेल नजर आ रही है, देखो ये लिखा है इन्होंने टॉल सेल। टॉल कह सकते हो, स्लेंडर कह सकते हो। अच्छा यहाँ पे कुछ जगह मिस्टेक है, तो कुछ बच्चे ज़्यादा ही एनसीईआरटी को सीरियसली लेके 2 न्यूक्लियस मान लेते हैं कि सर यहाँ तो देखो 2 न्यूक्लियस है। तो तुम्हें ये मानना नहीं है कि 2 न्यूक्लियस है, एनसीईआरटी ने गलती से गोला बना दिया है, ठीक है। न्यूक्लियस एक ही होगा, और वो भी किधर की तरफ होगा? बेस की तरफ होगा, जो कि इन्होंने लिख रखा है। बेस की तरफ एक ही न्यूक्लियस होगा, और वो बेस की तरफ होगा, टूवर्ड्स बेस। हाँ हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि सब में डबल है, लेकिन मानना तुम्हें एक ही है, सिंगल न्यूक्लियस। हमारी बॉडी में बाई न्यूक्लिएटेड सेल होती है क्या? हमारी बॉडी में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है, बाई न्यूक्लिएटेड नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स आर सिंसाइटियल, पता है ना तुम्हें। प्लांट में हो सकती है, टैपिटम है, प्लांट में टैपिटम हो सकता है, ठीक है ना। हमारे अंदर बाई न्यूक्लिएटेड नहीं है। एनिमल में कौन है? पैरामीशियम, वो बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट जो टिश्यू है वो कौन सा है? सीलिएटेड। सीलिएटेड एपिथेलिया। जो सीलिएटेड एपिथेलिया है वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनार भी हो सकता है। क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनार भी हो सकता है, यानी क्यूबॉइडल सेल पर सीलिया और कॉलमनार सेल्स पर सीलिया। अगर क्यूबॉइडल सेल पर सीलिया है तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या देने वाले हो? स्मॉल ब्रोंकियोल्स। और अगर कॉलमनार का एग्जाम्पल देना है तो तुम लोग एग्जाम्पल दोगे फैलोपियन ट्यूब, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो सीलेटेड में 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे। और उसके बाद में आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है दिखने में तो स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन वास्तव में ये सिंगल लेयर होता है। इसमें 2 टाइप की सेल्स होती है, टॉल सेल्स एंड शॉर्ट सेल। स्मॉलर सेल एंड लॉन्ग सेल, स्मॉल सेल, लॉन्ग सेल, ऐसी होती है। लेकिन इनमें जो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी लेयर्ड दिखता है। तो यहाँ पे है 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप्स ऑफ सेल, वन इज ए लॉन्ग एंड सेकेंड इज शॉर्ट। और न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। क्या सूडो स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल बता सकते हो तुम लोग? ट्रैकिया याद है क्या तुम्हें? ट्रैकिया, ब्रोंकाई,
इनके अंदर ऐसा होता है। क्या तुम्हें याद है एपिडिडाइमिस? Yes, sir. Pseudo stratified column. वेरी गुड। तो हमने एपिडिडाइमिस भी पढ़ा था, वास डेफरेंस भी पढ़ा था, और मेल यूरिथ्रा में भी होता है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड में दो टाइप की सेल्स हैं, एक टॉल है, एक शॉर्ट है। न्यूक्लियस की पोजीशन दोनों की अलग अलग है, इसलिए ये मल्टी लेयर नजर आता है, बाकी है ये सिंगल लेयर। हाँ, सिंपल सिंपल ये वाला सूडो स्ट्रेटिफाइड। हमेशा ध्यान रखना, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, इन सब के अंदर कौन सा जा रहा है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। जो भी कंडक्शन पाथवे है सूडो स्ट्रेटिफाइड। और लास्ट जो बचता है वो है ग्लैंड्यूलर। जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलिया है वो दो टाइप का है, यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। स्मॉल ब्रोंकियोल का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, इसका मतलब और ज़्यादा छोटा ब्रोंकियोल। तुम्हें याद है कंडक्शन और एक्सचेंज पाथवे? कंडक्शन जोन टर्मिनल ब्रोंकियोल तो ग्लास था, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एट्रिया, एल्वियुलर डक्ट, एट्रिया, और उसके बाद में एल्विलाई था। तो जो लास्ट वाला जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है वहाँ पर सीलेटेड ब्रोंकियोल होता है। ये तो इस साल भी आया था, 2022 का मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। 2022 का मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। मैच द कॉलम का था ये, ब्रोंकियोल में था। फेलोपियन ट्यूब का 2021 में था, सीलेटेड। पिछले साल फेलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन आ गया और 2022 में ब्रोंकियोल वाला आया था। देखना पेपर। तो फिर बॉमन्स कैप्सूल में कौन सा टिश्यू है? बोलो बोलो। स्क्वामस वाला है ना। उसमें और क्या है? पोडोसाइट, मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया पोडोसाइट्स है, राइट। और एल्वेलाई में सेम स्क्वामस एपिथेलिया, क्योंकि जहाँ गैस का डिफ्यूजन होगा, जहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ हमेशा स्क्वामस होगा ना। जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा और सीक्रेशन होगा, वहाँ हमेशा क्यूबॉइडल होगा। नहीं, वहाँ क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों हो सकता है। जहां पे सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है वहां हमेशा क्यूबॉइडल होता है। हमेशा नहीं आएगा ना, नॉट ऑलवेज। वहां पर क्या क्या आ सकता है? कॉलमनार भी तो आ सकता है। याद आ रहा है? अच्छा बताओ, एब्जॉर्प्शन वाली कॉलमनार सेल कहां है? बताओ। हाँ, इंटेस्टाइन, स्टमक, कभी बताया ना मैंने, माइक्रोविलाई कंटेनिंग। और एब्जॉर्प्शन वाली क्यूबॉइडल कहां है? पीसीटी। ये अगर भूल गए ना तो बहुत गड़बड़ है, ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन अगर क्यूबॉइडल है तो पीसीटी है, एब्जॉर्प्शन अगर कॉलमनार है तो इंटेस्टाइन है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इन पीसीटी, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार इन इंटेस्टाइन। अपन जो डाइजेस्ट करते हैं वो खाना भी तो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, तो वो कॉलमनार है। और हमारे जो यूरिन के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? पीसीटी। उसको री एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। तो अगर आता है री एब्जॉर्प्शन तो एक ही टिश्यू आएगा, क्यूबॉइडल। आता है एब्जॉर्प्शन तो कॉलमनार। नहीं आएगा। अच्छा, वो कौन सा टिश्यू है एपिथेलियल जिसका न्यूक्लियस राउंड है और सेल के सेंटर में है? क्यूबॉइडल। जिसका न्यूक्लियस ओवल है और सेल के बेस पर है? कॉलमनार। कॉलमनार। और जिसका फ्लैट है? स्क्वामस। अब बताओ मेरे को, सीलिया वाला कॉलमनार कहां है? सीलिया वाला कॉलमनार कहां है? लिखा हुआ पड़ा है, फेलोपियन ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अगर पूछे सीलिया वाला क्यूबॉइडल कहां है, तो स्मॉल ब्रोंकियोल। कोई बात नहीं, ऐसे याद हो जाएगा। सिंपल में आता है, नाम ही देखो, सूडो स्ट्रेटिफाइड,
यानी फॉल्स है बट स्ट्रेटिफाइड दिख रहा है। तो दिखने में ऐसा लग रहा है सेल की एक लेयर है, ये सेल की दूसरी लेयर है, जबकि ये ऑल्टरनेट है। टॉल सेल, शॉर्ट सेल, टॉल सेल, शॉर्ट सेल, है तो सिंगल लेयर, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी लेयर्ड है। डन। हो गया? इजी। अब देखो ये लास्ट, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। चार तो उधर थे, ये पांचवा डायग्राम इधर दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिंपल है या कंपाउंड है? सिंपल है। तो सिंपल का हो गया स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर जो पीछे था, चौथा सीलिएटेड, पांचवा हमने एक्स्ट्रा लिखा है वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड, छठा तो एनसीईआरटी ने खुद ने दे रखा है ग्लैंडुलर एपिथेलिया। इस ग्लैंडुलर में ये क्या लिखा हुआ है? यूनिसेलुलर। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मल्टी सेलुलर। ये है यूनिसेलुलर। इसमें देखो मार्क इन्होंने कहाँ किया है, ये दिख रहा है इन्होंने मार्क जो किया है यूनिसेलुलर ग्लैंड पे, यहां मार्क किया हुआ, यानी ये एक्चुअली ये वाली जो ग्लैंड है ना ये है यूनिसेलुलर। हाँ, यही तो दिक्कत ही तो एरो का ही है सारा खेल। इन्होंने क्या किया, इस सेल को इतना बड़ा दिखाना चाहिए था, ये वाली सेल, ये बड़ी सेल दिखानी चाहिए थी। ये बीच वाली जो लाइन है ना ये गड़बड़ है इसमें। तो ये न्यूक्लियस है, ये ग्लैंड है, और इस ग्लैंड का नाम है गॉबलेट। ये कौन सी ग्लैंड है? गॉबलेट। याद रखना है गॉबलेट इज यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट इज यूनिसेलुलर ग्लैंड। अपने को तो यही लगाना है एनसीईआरटी में। वैसे तो लेबलिंग का डायग्राम तो इसमें क्या पूछेंगे, ये तो सिंपल से एक ही लाइन लगी हुई है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है। बट ये पूछेंगे यूनिसेलुलर है कौन सी? गॉबलेट। और गॉबलेट क्या निकालेगी? म्यूकस निकालेगी। अब कौन कौन बताएगा गॉबलेट कहाँ कहाँ होती है? स्टमक में भी होती है। और तो सीधा बोलो ना यार, एलिमेंट्री कैनाल एक डाइजेस्टिव, जीआईटी। और कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनेटल ट्रैक्ट, तीनों जगह जहां जहां माल्ट होता है वहां वहां गॉबलेट भी होता है। तो तीन डक्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनेटल ट्रैक्ट। गॉबलेट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनेटल ट्रैक्ट। यहां पर होगी। और दूसरा है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में जो बात याद रखनी है वो है क्लस्टर ऑफ द सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स इन बेस, cluster of cell in base and cluster of cell at duct. अच्छा, अब एक बात बताओ कि जहां पर हमने लिखा है क्लस्टर ऑफ द सेल एट बेस एंड क्लस्टर ऑफ द सेल एट डक्ट, ये बताओ ये एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? वेरी गुड। जिसमें डक्ट होती है वो एंडोक्राइन होता है ना। कब से होने लगा ऐसा? तो फिर जब यहां डक्ट लिखा हुआ है तो ये एंडोक्राइन कैसे हो सकती है? हाँ, तो ये कौन सा है? डक्ट वाली है, तो इसका मतलब ये एक्सोक्राइन। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर किसके लिए है? एक्सोक्राइन के लिए। एक्सोक्राइन, द सेल्स, क्लस्टर ऑफ द सेल एट द बेस एंड क्लस्टर ऑफ द सेल एट डक्ट। तो डक्ट आती क्या बन गया ये? एक्सोक्राइन। तुम्हें बताया कि एक्सोक्राइन तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक, दो, तीन। तीसरा याद नहीं आ रहा, ये भी बड़ी बात है। ये हमने कहां पढ़ा था?
डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ा था? हाँ, ये हमने पढ़ा था 3 टाइप की, 2 जगह पढ़ लिया। एक तो मेमोरी ग्लैंड में पढ़ा था, वो एपोक्राइन ग्लैंड होती है। एक डाइजेशन में हमने पढ़ लिया था, एक्राइन, मीरोक्राइन, एक होती है होलोक्राइन। ठीक है, तो 3 टाइप की एक्सोक्राइन है। एक्राइन, मीरोक्राइन, दूसरी एपोक्राइन, तीसरी होलोक्राइन। वो देख लेते हैं क्या है, कोई बात नहीं। ये क्या करोगे, डायग्राम में लिख लोगे? एपो, मीरो और होलो, बिल्कुल सही है समरीन जी, शाबाश। हो गया कि नहीं हुआ? डन। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्राइन या मीरोक्राइन, दूसरा एपोक्राइन और तीसरा होलोक्राइन। एक क्राइन में क्या होगा, सिर्फ फ्लूइड सीक्रेट होगा। एपोक्राइन में क्या होगा, सेल का जो ऊपर का पार्ट है वो सीक्रेट हो गया। और होलोक्राइन में क्या हुआ, सेल पूरी की पूरी सीक्रेट हो गई। Only chemical or fluid secretion. Upper part of cell secreted with fluid and complete cell secretion. एक्राइन या मीरोक्राइन का जो एग्जाम्पल है वो है स्वेट ग्लैंड। एपोक्राइन का जो एग्जाम्पल है वो है मैमरी ग्लैंड, मल्टी सेलुलर। हाँ, और थर्ड जो यूनिसेलुलर का एक ही एग्जाम्पल है, गॉबलेट। तो एक्राइन या मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। एक्राइन का मतलब है सिर्फ केमिकल सीक्रेशन है, सेल का कुछ भी सीक्रेशन नहीं है। कितना मजा आया तुम्हें? हाँ। और एपोक्राइन में क्या सीक्रेट हुआ है, सिर्फ सेल का अपर वाला पार्ट साथ में। और एक में क्या हुआ, पूरी पूरी सेल ही सीक्रेट हो गई, तो वो होलोक्राइन।
अपर अपर पार्ट, ऊपर का, इसलिए तो नाम है एपो। एपो यानी अपर पार्ट। एक क्राइन, कुछ भी नहीं निकल रहा है, सेल का कुछ भी नहीं, एक क्राइन। और होलो क्राइन, होल द क्राइन, पूरी सेल निकल गई। डन। हो गया सबका? तो ये तीनों एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? तीनों एक्सोक्राइन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब है कंपाउंड एपिथेलिया, सेकेंड टाइप। कंपाउंड एपिथेलिया जो मल्टी लेयर्ड है, इसमें भी फर्स्ट जो है वो है कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कह सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भी है वैसे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। और तीसरा जो मेन है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलिया। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में टॉप लेयर क्यूबॉइडल होगी, इसके जो टॉप वाली लेयर है वो क्यूबॉइडल है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो है पैनक्रिएटिक डक्ट और सलाइवरी ग्लैंड डक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पैनक्रियास की डक्ट कौन से वाले टिश्यू से बनेगी? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल से बनेगी, और सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट भी किससे बनेगी? स्ट्रेटिफाइड से। स्क्वामस, तो टॉप लेयर कैसी होगी? टॉप लेयर स्क्वामस होगी, और ये दो तरह की हो सकती है स्क्वामस। एक को कहते हैं केरेटिनाइज्ड स्क्वामस,
और एक को कहते हैं नॉन केरेटिनाइज्ड केरेटिनाइज स्क्वामस एंड नॉन केरेटिनाइज स्क्वामस। केरेटिनाइज स्क्वामस क्या होगा? कवरिंग ऑफ आउटर ड्राई सरफेस। और ये कैसा होगा? कवरिंग ऑफ इनर मॉइस्ड सरफेस। तो इसका तो एग्जाम्पल है डायरेक्टली स्किन, इसका एग्जाम्पल है बक्कल चैम्बर, फेरिंग्स, इसके अलावा ईसोफेगस, इसके अलावा वेजाइना। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में टॉप लेयर इरेगुलर है, मिडल पियर शेप्ड, पियर शेप्ड को पायरीफॉर्म कहते हैं, एंड जो बॉटम है वो क्यूबॉइडल है। बेसमेंट एब्सेंट है, कंप्रेसिबल सेल्स हैं, और इसका एग्जाम्पल है रीनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में टॉप वाली लेयर ही क्यूबॉइडल दिखती है। जो भी अपन बोलेंगे ना स्ट्रेटिफाइड का ये लेयर है, तो सिर्फ टॉप लेयर ही वैसे दिखेगी, जरूरी नहीं है सारी लेयर वैसी हो। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा आता है कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलिया, ऑल लेयर आर क्यूबॉइडल इन शेप, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ टॉप वाली लेयर ही क्यूबॉइडल दिखेगी। क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड में सारी लेयर क्यूबॉइडल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ टॉप वाली लेयर ही क्यूबॉइडल होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्क्वामस में बोला है ना, तो टॉप वाली लेयर ही स्क्वामस है, बाकी वाली लेयर कुछ भी हो सकती है, कैसा भी शेप हो सकता है। जैसे उधर ट्रांजिशन में लिखा टॉप वाली लेयर तो इरेगुलर है, बीच वाली जो लेयर है वो पियर शेप है, पायरीफॉर्म है ना, और जो लास्ट वाली बॉटम है वो क्यूबॉइडल है, तो उसका तो कोई शेप ही फिक्स नहीं है। लेकिन उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया में बेसमेंट नहीं है, और सेल सारी कंप्रेसिबल है। रीनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा उसका एग्जाम्पल रहेगा। ये मॉइस्ट लिखा है मैंने ये सारे। अच्छा इधर देखो, पहले ये समझ लो एक बार। पहले तो सबसे प्राइमरी तुम ये मान के चलना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा इस चैप्टर का, ये तुम्हें भूलना नहीं है। थायराइड के फॉलिकल सिंपल क्यूबॉइडल है, थायराइड के फॉलिकल सिंपल क्यूबॉइडल है। जो ग्लैंड हार्मोन बनाएगी वो सिंपल क्यूबॉइडल है, जो डक्ट निकालेगी वो कंपाउंड क्यूबॉइडल है, ये भूलना नहीं है। ये मान लो कि सेंटर ऑफ द मास है, ये चैप्टर का ये हार्ट है, मतलब ये इतना अच्छा एग्जाम्पल जो है वो नीट पूछ सकती है तुमसे। पैनक्रेटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट, लैक्राइमल डक्ट, जो भी डक्ट्स आएगी वो सब कौन से आने वाली है? कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आने वाली है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में टॉप वाली जो लेयर होगी वो तो फ्लैट होगी, बाकी नीचे की लेयर का जो शेप है वो फिक्स नहीं है। इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक जिसमें केराटिन प्रोटीन होता है, एक जिसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होता है। जिसमें केराटिन प्रोटीन है वो हमारी स्किन है, जैसे पाम की स्किन है, केराटिनाइज्ड है। हमारे नेल्स और हमारे हेयर्स कौन से प्रोटीन के बने हुए हैं? केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये हमेशा किधर की तरफ है? ड्राई सरफेस की तरफ है, और इसका एग्जाम्पल है हमारा स्किन। लेकिन अगर मैं नॉन केराटिनाइज की बात करता हूं तो वो हमेशा किधर है? जहां मॉइस्ड सरफेस है, जैसे हमारा बक्कल चैम्बर है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। ऐसे ही फेरिंग्स, ऐसे ही ईसोफेगस, एनाल कैनाल, फीमेल वेजाइना, ये सब क्या होते हैं? नॉन केराटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया होता है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये ध्यान रखना है, मॉइस्ड आएगा तो अंदर वाला आएगा, ड्राई आएगा तो स्किन आएगा, ड्राई आएगा तो केराटिनाइज्ड आएगा, मॉइस्ड आएगा तो अंदर वाला जो नॉन केराटिनाइज्ड है वो आने वाला है।
और ट्रांजिशनल मैंने बता ही दिया। तो ये यहाँ कंप्लीट हुआ एपिथेलियल टिश्यू। अब एक बाकी है टॉपिक सेल टू सेल जंक्शन। एपिथेलियल सेल में जंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जर्मिनल एपिथेलिया कौन से टिश्यू का बना हुआ है? कौन बता रहा है? जर्मिनल एपिथेलिया सिंपल क्यूबॉइडल, स्क्वामस नहीं, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। पीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल बट माइक्रोविलाई, बोलो ना माइक्रोविलाई। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया। स्टमक इंटेस्टाइन कॉलमनार माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर। डीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल। कलेक्टिंग डक्ट सिंपल क्यूबॉइडल। बॉमन्स कैप्सूल सिंपल स्क्वामस। फैलोपियन ट्यूब सीलेटेड क्या? कॉलमनार, सीलेटेड कॉलमनार, ठीक है। और स्मॉल ब्रोंकियोल सीलेटेड क्यूबॉइडल, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीलेटेड कॉलमनार। यूरोजेनिटल डक्ट, अब बोलो यूरोजेनिटल डक्ट। अब सूडोस्ट्रेटिफाइड नहीं बोल सकते तुम लोग, बोलो सूडोस्ट्रेटिफाइड। क्या आएगा? सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा बताओ, यूरिनरी ब्लैडर ट्रांजिशनल एपिथेलिया। पैनक्रियास की डक्ट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। मैं दूसरा बोलूंगा ना, डक्ट ऑफ विल्सन। अब बताओ, डक्ट ऑफ विल्सन सलेवरी ग्लैंड होती है, कब से होने लगी ऐसा? वो वार्टन्स डक्ट होती है। मैंने पूछा डक्ट ऑफ विल्सन, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। तो यानी तुम्हें इन डक्ट्स के नाम के साथ भी याद रहना है कि पैनक्रियास की डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन भी कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट को डक्ट ऑफ वार्टन्स या डक्ट ऑफ रेविनस या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। नाम सुना है ये? ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को, गॉबलेट इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ट्रू और फॉल्स? यूनिसेलुलर ग्लैंड, ग्लैंडुलर एपिथेलिया, यानी गॉबलेट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। वो कौन सा एपिथेलिया जिसमें बेसमेंट नहीं है? ट्रांजिशनल एपिथेलिया में बेसमेंट नहीं है। वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो न्यूट्रिशन को फिल्टर करके एपिथेलिया तक पहुंचाएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का चीफ केमिकल कौन सा है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइको। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नाम क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। याद हो गया ना चैप्टर? फिर क्या चाहिए? क्लास में याद होना चाहिए। होता कुछ नहीं है उसमें, खाली नाम है। बॉडी की मॉइस्ट सरफेस को कवर कौन करेगा? नॉन केराटिनाइज क्यूबॉइडल एपिथेलिया। बिल्कुल सही, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। तो पीछे मानसी जी, ये जो सिंपल वाला जो टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पर है?
सिंपल एपिथीलिया। कैविटीज में, कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स में। और ये कंपाउंड वाला किधर है? आउटर सरफेस पे। ये सिंपल वाला प्रोटेक्शन करता है क्या? किससे करता है? बॉडी फ्लूइड से प्रोटेक्शन करता है। और कंपाउंड वाला एनवायरमेंटल फैक्टर से करता है। होशियार हो जाओगे तुम लोग हैं, चलो अच्छी बात है। और ये जो कंपाउंड वाला है वो बिल्कुल भी सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं करता, वेरी लेस, इतू सा, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन है, लिमिटेड सीक्रेशन। अच्छा, वो कौन से टिश्यू हैं जो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोनों करते हैं? क्यूबॉइडल भी करता है और कॉलमनार भी करता है। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार दोनों एब्जॉर्प्शन भी करेंगे और सीक्रेशन भी करेंगे। ठीक है, डन। ये देखो, ये क्या है? कंपाउंड एपिथीलिया। ये डायग्राम एनसीईआरटी का, इसमें क्या लिखा हुआ है? मल्टी लेयर्ड सेल्स। ठीक है, ये मल्टी लेयर्ड सेल्स है, लेकिन आप टॉप वाली लेयर देख रहे हो क्या? टॉप लेयर आपको कैसे नजर आ रही है? फ्लैट। इसको गौर से देखो, टॉप वाली लेयर कैसे नजर आ रही है? फ्लैट सेल्स नजर आ रही है। ये टॉप वाली सेल्स कैसे आ रही है? फ्लैट। और इसके जब नीचे जाओगे तो शेप कैसा भी हो रहा है, देखो, फ्लैट की जरूरत नहीं है, इररेगुलर जो शेप है, पायरीफॉर्म कह सकते हो। लेकिन नीचे वाला देखो, टॉप बॉटम वाला, वो कहीं ना कहीं तुम्हें क्यूबॉइडल नजर आएगा। दिख रहा है तुम्हें ये? तो मैंने जैसे बताया ना कि टॉप वाली लेयर स्क्वामस है तो स्क्वामस होनी चाहिए, क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल होना चाहिए, बीच में कैसा भी आ सकता है, और बॉटम वाला क्यूबॉइडल होता है। इसका लिए कंपाउंड एपिथीलिया कौन सा वाला है? स्क्वामस। ये स्क्वामस का कंपाउंड एपिथीलिया है जो एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, डायग्राम है ये तो वैसे भी। चलिए, अब आता है सेलुलर जंक्शंस, एपिथेलियल सेलुलर जंक्शन। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। एपिथेलियल सेलुलर जंक्शंस। जो एपिथेलियल सेल्स है वो आपस में ज्वाइंट कैसे होगी, कंबाइंड कैसे होगी, चिपकी हुई कैसे होगी? तो सबसे पहला जंक्शन है जिसका नाम है टाइट जंक्शन। दूसरा है एडियरेंस जंक्शन। एडियरेंस जंक्शन। और जो थर्ड है वो है गैप जंक्शन। ये तीन जंक्शन जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एडियरेंस जंक्शन को आगे और दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं इंटरडिजिटेशंस। और दूसरे का नाम है डेस्मोसोम। टाइट जंक्शन को जोना ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। इसको मैक्यूला एडियरेंस भी कहते हैं। तो तीन तरह के जंक्शन है, टाइट जंक्शन, एडियरेंस और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन में मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन फ्यूज है। अगर मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कंप्लीटली फ्यूज है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टाइट जंक्शन बोलेंगे। तो ये है फ्यूज्ड मेम्ब्रेन using
म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इट प्रिवेंट्स लीकेज। इसने किसको प्रिवेंट कर रखा है? लीकेज को प्रिवेंट कर रखा है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फाउंड एट बॉडी कैविटीज। दूसरा है एडियरेंस जंक्शन। एडियरेंस जंक्शन में जो सेल्स है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी। इंटरडिजिटेशन में सेल्स ने क्या बनाए? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो फिंगर लाइक आउटग्रोथ। इसका एग्जाम्पल है कार्डियक मसल्स एंड between fetal tissue and maternal tissue. मैक्यूला में क्या होने वाला है? डेस्मोसोम में बटन लाइक आउटग्रोथ आने वाली है। और अंदर से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, अंदर से इसको सपोर्ट देने के लिए केराटिन प्रोटीन आने वाला है। बटन लाइक ग्रोथ। और गैप जंक्शन में क्या होने वाला है? दो सेल है और सेल आपस में कनेक्ट है, लेकिन वो प्रोटीन के थ्रू कनेक्ट है जिनका नाम है कनेक्सॉन्स। तो ये अलाउ करने वाला है। इट अलाउज फ्लूइड, मिनरल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स and very few or very less macromolecules. इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है कॉर्निया, और इसके अलावा जो है लेंस एपिथेलिया, ciliary body, etc. सीमेंटिंग करता है, चिपका के रखता है, दो सेल को, नेबरिंग सेल को जोड़ के रखता है। वो हमने लिखा, मेन जो लिखा है ना वो चीज़ है, मैं समझाता हूँ। ये देखो, डन, लिखो।
ये एपिथेलियल टिश्यू यहाँ खत्म हो गया, कंप्लीट। अब पढ़ना है क्या? कनेक्टिव। कनेक्टिव में भी ब्लड पढ़ना नहीं है, ब्लड हो चुका है। अब अच्छा है क्या? बोन, कार्टिलेज और सिंपल वाला टिश्यू। अच्छा, टाइम भी निकल गया है, कल खत्म कर देंगे। हाँ खैर, तुम लोग भलो बोलोगे, चढ़ाओगे मेरे को नहीं। बट याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ तुमको? चैप्टर एग्जाम्पल्स मेनली याद होने चाहिए। मेन जो की एग्जाम्पल मैंने बोला वो कौन सा था बता? सलाइवरी डक्ट। कौन सा टिश्यू है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। गुड। और पोडोसाइट्स आर क्यूबॉइडल टिश्यू। मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। तो टाइट जंक्शन, एडियरेंट जंक्शन और गैप जंक्शन, देखो 3 जंक्शन है। टाइट जंक्शन का मतलब है जो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होने देगा, मतलब कोई भी फ्लूइड जो है वो लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइट जंक्शन है। और आस पड़ोस की 2 सेल्स हैं उनको अगर जोड़ के रखना है तो एडियरेंट जंक्शन है, और लीकेज होने देना है तो गैप जंक्शन है। सिंपल सा पॉइंट हुआ। कोई भी फ्लूइड, कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल लीकेज नहीं करे, इसलिए है टाइट जंक्शन। ठीक है। आस पड़ोस की सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी रहे, उसका है एडियरेंट जंक्शन। और बिल्कुल भी लीक नहीं हो तो, बिल्कुल भी मतलब लीकेज को प्रमोट करे तो वो क्या हो गया? गैप जंक्शन। बिल्कुल लीक नहीं करे तो टाइट जंक्शन, लीकेज हो तो गैप जंक्शन, सेल को जोड़ के रखे तो बस एडियरेंट जंक्शन। इसमें हमने क्या लिखा है देखो? फ्यूज्ड मेम्ब्रेन यूजिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड। दोनों की जो मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली जुड़ी हुई है, आपस में एकदम से टाइटली जुड़ी हुई है। किसको यूज में लेकर? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसको मैंने हाइलुरोनिक एसिड कहा था, उसको लेके बिल्कुल ही चिपक गई। बिल्कुल भी लीकेज यहां से नहीं हो रहा है। कहां पर मिलेगा? बॉडी कैविटीज में। जैसे स्टमक है, हमारा स्टमक है, अब स्टमक में पेप्सिन भी है, HCl भी है, तो क्या उसकी लेयर से लीकेज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो उनकी सेल्स के बीच में कौन सा जंक्शन होगा? टाइट जंक्शन होगा। बिल्कुल भी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बिल्कुल भी लीक नहीं करना चाहिए। इधर आस पड़ोस की सेल को जोड़ने के 2 सिस्टम है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए और एक दूसरे को जोड़ ले, तो इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ये हमने 2 जगह पढ़ रखा है, एक कार्डियक मसल्स के अंदर ऐसा होता है, और दूसरा हमने प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल और फीटल टिश्यू, कॉरियोनिक विलाई याद करो। कॉरियोनिक विलाई और जो मैटरनल टिश्यू होते हैं वो आपस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर होगा। ऐसा तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ ही है। डेस्मोसोम, जिसको मैक्यूला एडियरेंस भी कहते हैं, इसमें सेल बटन जैसे बनेगी, या फिंगर लाइक नहीं होगी, बटन के जैसे बनेगी और आपस में एक दूसरे को जोड़ेगी। इनमें बटन खुल सकते हैं, तो बटन खुले नहीं, इसलिए बाहर अंदर से सपोर्ट करने वाले कौन है? कैरेटिन लाइक प्रोटीन। और यू नो दैट हमने सेल पढ़ा था, तो उसमें एक पढ़ा था साइटोस्केलेटन, उसमें 3 टाइप के प्रोटीन पढ़े थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो होता है वो कैरेटिन लाइक प्रोटीन होते हैं, तो इसका इंटरमीडिएट प्रोटीन ने इसको सपोर्ट दिया हुआ है, राइट। और गैप जंक्शन में 2 सेल आपस में कनेक्टेड है, लेकिन दूर दूर से ही कनेक्टेड है। इसका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आपस में जुड़ गया, बाहर बाहर वाले प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में गैप आ गया। गैप आ गया तो अब लीकेज होगा। लीकेज किसका होगा? फ्लूइड का होगा, मिनरल से स्मॉल मॉलिक्यूल का होगा, और बिल्कुल भी मैक्रो मॉलिक्यूल का नहीं होगा। ये नीट में क्वेश्चन था, तो बिल्कुल भी मैक्रो मॉलिक्यूल का नहीं होगा, ये गलत है। क्या लिखा हुआ है? वेरी लेस मैक्रो मॉलिक्यूल का यहां से लीकेज पॉसिबल है। फ्लूइड का होगा, मिनरल का होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल का होगा, वेरी लेस मैक्रो मॉलिक्यूल का होगा। बिल्कुल भी मैक्रो मॉलिक्यूल का नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो गैप जंक्शन अलाउज फ्लूइड, स्मॉल मॉलिक्यूल बट नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, तो फॉल्स हो जाएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल में बहुत कम मैक्रो मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा। ये कहां पर होता है? कॉर्निया। क्या तुम्हें पता है कि हमारा जो कॉर्निया होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसको न्यूट्रिशन लेना होता है एक्वस ह्यूमर से, एक्वस ह्यूमर लेना होता है। तो एक्वस ह्यूमर की जो सेल्स, वो जो कॉर्निया के जो सेल्स है वो आपस में गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो पीछे से आने वाले फ्लूइड के न्यूट्रिशन डिफ्यूज करके कॉर्निया तक सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सीलियरी बॉडी में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं।